जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज असाइनमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये हम तसल्ली से कंप्लीट कर लें, एंड में टाइम कम ना रह जाए, क्योंकि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अहम हैं। तो असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए। कल हमने रिलेटेड पार्टीज़ की डेफिनेशन पढ़ी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी हमने रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट की और ऑडिटर की। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एग्जांपल में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन विद एबनॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए, जो ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे होती हैं वो नॉर्मली रिलेटेड पार्टी के साथ ही होती हैं। जो रिलेटेड पार्टी नहीं है उसके साथ उसको हम आउट ऑफ द वे जाके फेवर क्यों देंगे? ठीक है, जो रिलेटेड पार्टीज होते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे 50 कस्टमर्स हैं और हमने किसी एक कस्टमर जो है उसको सिर्फ राइट टू रिटर्न दिया, बाकी कस्टमर को राइट टू रिटर्न नहीं दिया, तो आपके ख्याल में क्या ये जो कस्टमर जिसको राइट टू रिटर्न दिया गया है ये कोई नॉर्मल कस्टमर होगा हमारा? तो वैल्यू रिलेटेड पार्टी होगी। जी, रिलेटेड पार्टीज में फ्रेंड्स वगैरह नहीं। रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट आप कॉर्पोरेट लेवल पे अप्लाई करें, पर्सनल लेवल पे अप्लाई ना करें। वो फ्रेंड्स हमारे वो रिलेटेड पार्टी होते तो हैं, इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हम कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। कंपनी, हाँ, डायरेक्टर्स होते हैं रिलेटेड पार्टी, वो तो कल हमने डिस्कस कर लिया था। डायरेक्टर्स के फ्रेंड्स, देखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें रूल बताया कि हर वो पार्टी रिलेटेड पार्टी होगी जिसका इन्फ्लुएंस होगा, रूल बताए। उसके बाद एग्जांपल्स उन्होंने बताई, एग्जांपल्स कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल्स कभी भी 100% लिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए रूल अप्लाई करें। अगर आप मेरे से कहेंगे फ्रेंड जो है वो रिलेटेड पार्टी हो सकता है कि नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या उसका इन्फ्लुएंस है कि नहीं। अगर उसका इन्फ्लुएंस है तो वो रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, वैसे नॉर्मली केस स्टडी में फ्रेंड का वर्ड यूज नहीं करता, वो यूज करता है स्पाउस, फादर, ब्रदर, इस तरह के रिलेशनशिप। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी, दूसरी और तीसरी एग्जांपल में, दूसरी एग्जांपल क्या है मेरे भाई? हाँ, सेकेंड एग्जांपल में ये कह रहा है वो कि जो डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स हैं वो भी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में ये कह रहा है कि जो उन रिलेटिव्स की कंपनीज हैं वो भी रिलेटेड पार्टी है। आपको याद है वो केस स्टडी नीलम प्राइवेट वाले, उसमें डायरेक्टर सीईओ था शायद, उसका स्पाउस और ब्रदर की कंपनी थी। स्पाउस और ब्रदर रिलेटेड पार्टी है। इस स्पाउस और ब्रदर की जो कंपनी है, जो वो कंपनी चला रहे हैं, क्या ये भी हमारी उस कंपनी की रिलेटेड पार्टी ना हो गई जो सीईओ है जिस कंपनी का? तो वो रिलेटेड पार्टी। ठीक है जी, एक एग्जांपल में कह रहा है जो हमारी जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह, सीएफओ की मैनेजमेंट के लोग जो हैं ये रिलेटेड पार्टी हैं। फिर आगे चल के कह रहा है इनके रिलेटिव्स भी रिलेटेड पार्टी हैं। फिर एक स्टेप और आगे चल रहा है कि रिलेटेड पार्टीज जो हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनकी आगे कोई कंपनी है वो भी रिलेटेड पार्टी होगी। जी, और कोई क्वेश्चन? ये समझ आ गया स्ट्रक्चर जो समझाना चाह रहा है आपको? ठीक है, ये फर्ज कीजिए कंपनी, ये इस कंपनी का सीईओ, ये इस सीईओ का ब्रदर या स्पाउस, और ये इस ब्रदर या स्पाउस इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये इनकी कंपनी, ये ए है ये बी है।
इस एक कंपनी के लिए ये भी रिलेटेड पार्टी, की मैनेजमेंट के रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी, और इन रिलेटिव्स की जो कंपनीज हैं ये भी रिलेटेड पार्टी। ठीक है मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? आज के लेक्चर की तरफ चलें। कल के लेक्चर में हमने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, कल भी इसका जिक्र किया था। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब अराइज होगी जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर कर रहे होंगे कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना। इससे एग्री करना है? अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो डायरेक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी रिलेटेड पार्टी के हवाले से। ये बात समझ आई? पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है कंपनीज के लिए वो IFRS है। IFRS में एक स्टैंडर्ड है, शायद आपने अभी नहीं पढ़ा, IS 24, जो रिक्वायर करता है कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना। तो पाकिस्तान में तो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड पार्टी, लेकिन किसी फ्रेमवर्क में अगर रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे क्या मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके अकाउंट फॉर करके डिस्क्लोज करना है? नहीं करना। ये बात समझ है? अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। अगर ऑडिट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट है कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना है, अगर रिक्वायरमेंट, ऑडिटर ने इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर दी हो, छुपाई ना हो गई, इंश्योर, ठीक है। यानी अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई? नहीं। क्या इस सिचुएशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई? करेक्ट, यही कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिचुएशन में भी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब कि कहीं देखें, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं फ्रेमवर्क में, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेटेड पार्टी तो लाजमी होगी ना, डायरेक्टर के बगैर थोड़ी चल रही होगी कोई कंपनी। रिलेटेड तो उन रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन भी होंगी, और रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस में रिस्क होता है कि कहीं फ्रॉड करने के लिए ना इस्तेमाल किए गए रिलेटेड पार्टीज को, क्योंकि देखिए रिलेटेड पार्टी का होना बुरी बात नहीं है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सच है, हमारे बहन भाई होते हैं, वो होना बुरी बात नहीं है भाई, मुश्किल वक्त में काम आते हैं। मैनेजमेंट से भी पूछे वो यही कहेगी सर रिलेटेड पार्टी होना बुरी बात थोड़ी है। हम कहेंगे बुरी बात थोड़ा नहीं है, बुरी बात नहीं है। मैनेजमेंट कहेगी सर मुश्किल वक्त में काम आते हैं। हम कहेंगे यही तो बात है कि जब आपका मुश्किल वक्त होगा आपके काम आएगी, क्या करने के लिए? फ्रॉड करने के लिए। इसीलिए ऑडिटर का रिस्क ज़्यादा नज़र आता है। तो अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई रिक्वायरमेंट नहीं भी है, स्टिल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके ध्यान से देखे कि इन ट्रांजैक्शन के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं है। इसका मतलब है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट से ज़्यादा है रिलेटेड पार्टी के हवाले से। अगर तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर ने दो चीज़ें देखनी है। पहला, क्या रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी कि नहीं। दूसरा, कहीं इनमें फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है रिलेटेड पार्टी के साथ। और अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, लेकिन ऑडिटर की इस केस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि देखना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन एनी केस रिलेटेड पार्टी के हवाले से है, मैनेजमेंट की डिपेंड करता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में। अब आते हैं वापस रेगुलर सिचुएशन जो कि ज्यादातर फ्रेमवर्क में होती है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गई हुई हैं? कि मैनेजमेंट ने कह दिया सर रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दें, ऑडिटर कहा ठीक है अच्छा किया,
काम पूरा, ऐसे होना चाहिए क्या? ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गई हैं, डिस्क्लोज हो गई हैं। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन याद आ गया ICAP का। उसमें CFO ने हमारे टीम मेंबर से कहा, सर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारी कोई रिलेटेड पार्टी है ही नहीं। ठीक है, या अगर CFO ये कहता है सर पूरे साल में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, क्या फिर भी हमें रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि वो हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है मे भी उसको भी पता ना हो रिलेटेड पार्टी हो गई। भाई डायरेक्टर्स 10-12 होते हैं, हर डायरेक्टर को एक दूसरे के बारे में थोड़ी पता होता है कि किसका स्पाउस, किसका जो ब्रदर है वो क्या काम कर रहा है, किस कंपनी में है। तो हमें अपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अब ऑडिटर पहला कंसेप्ट जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो ये, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई ऑल रिलेटेड पार्टीज। ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो चुकी है, डिस्क्लोज हो चुकी है। ठीक है, जो सबसे प्रोबेबली सबसे अहम जो इशू है ऑडिटर के लिए रिलेटेड पार्टी के हवाले से वो क्या है? क्या सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होकर डिस्क्लोज होगी कि नहीं। अच्छा, ये चीज़ बता दूं, आज का लेक्चर आपके ऑडिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक लेक्चर है पूरे ऑडिट में। टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट साथ साथ पढ़ते जाएंगे, समझ आती जाएगी, लेकिन अहम इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। और अगर आप ICAP के क्वेश्चन बैंक का भी एनालिसिस करें ना तो आपको पता चलेगा प्रोबेबली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हैं ICAP के क्वेश्चन बैंक में वो यही दो कंसेप्ट है हमारा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 चैप्टर 16 का। तो अटेंटिव होकर सुनिएगा, इंशाल्लाह जैसे जैसे सुनते जाएंगे समझ आती जाएगी, टेक्निकल चीज कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू क्या है रिलेटेड पार्टी के हवाले से ऑडिटर का? क्या मैनेजमेंट ने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दी कि नहीं? ये ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए। अब कैसे इंश्योर करेगा, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। सबसे पहले क्लाइंट से लिस्ट लेगा। किस चीज की लिस्ट? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। अच्छा, मैं दो लफ्ज बोल रहा हूं, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, दोनों में फर्क है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये एसोसिएटेड कंपनी है, ये डायरेक्टर है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? इसके साथ सेल की, इसके साथ परचेज की, इसको लोन दिया। ठीक है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से मुराद वो रिलेटेड पार्टीज हैं, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब उनसे जो भी लेन देन हुआ। हम लिस्ट लेंगे किसकी? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की या ट्रांजैक्शन की? दोनों की। डिस्क्लोजर में दोनों चीजें आती हैं। और इंटरेस्टिंगली आपको ये बात बता दूं, डिस्क्लोजर तो इतना भी रिक्वायर करते हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कहते हैं रिलेटेड पार्टी अगर आपकी है ना, ट्रांजैक्शन चाहे उसके साथ आपने कोई भी नहीं की उसको भी डिस्क्लोज करो। रिलेटेड पार्टी अगर है, ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करनी है, ट्रांजैक्शन भी डिस्क्लोज करनी है। ट्रांजैक्शन नहीं है, क्या फिर रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करें जिसके साथ ट्रांजैक्शन कोई नहीं? कहता उसको भी करो, बैलेंस नील कर देना। तो हमने लिस्ट लेनी है क्लाइंट से सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज की और उसकी ट्रांजैक्शंस की भी। क्लाइंट ने वही लिस्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड की होगी, बनाई तो होगी क्लाइंट ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर देने, वही हमें पकड़ा देगा। हम कहे ठीक है, लिस्ट ले ली। फिर इसके बाद क्लाइंट से पूछा। आपको पता है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जब भी हम यूज करते हैं ये जरूर देखते हैं ये एक्यूरेट कंप्लीट है कि नहीं। और कैसे देखते हैं क्लाइंट के कंट्रोल्स क्या। हम क्लाइंट से पूछेंगे अच्छा लिस्ट तो आपने दे दी, अब आप हमें बताइए आपके प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसेस क्या है, आपका सिस्टम क्या है आपका इस लिस्ट को प्रिपेयर करने में, और आपने क्या कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि लिस्ट सही प्रिपेयर हो। अब ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करते हैं कि सिस्टम क्या होगा और कंट्रोल्स क्या होगा। हर क्लाइंट ने कुछ ना कुछ सिस्टम या कंट्रोल्स रखे होते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, कुछ क्लाइंट ने क्या किया होता है कि अपने जो पार्टीज उनकी रिलेटेड पार्टीज होती हैं उनके नाम के साथ स्टारिक मार्क कर देते हैं उनके टी अकाउंट के साथ, ताकि इनके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन, अब देखें 50 कस्टमर्स है अगर और 3 रिलेटेड पार्टीज हैं, अब बाद में साल के एंड पे तो आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी रिलेटेड, अगर सबको मिक्स कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगा।
तो रिलेटेड पार्टीज के अकाउंट कोड अलग कर दिए जाते हैं ताकि एंड में उन्हें इकट्ठा करने में, डिस्क्लोज करने में आसानी हो। इस तरह का कोई और भी सिस्टम या प्रोसीजर हो सकता है क्लाइंट का। तो हमने क्लाइंट से पहले नंबर पे लिस्ट भी ली और उससे पूछा, अंडरस्टैंड किया इस लिस्ट को प्रिपेयर आपने किस सिस्टम और कंट्रोल से किया। अगर तो सिस्टम अच्छा, कंट्रोल अच्छे हो, हमारी रिलायंस उस लिस्ट पे बढ़ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम और कोई प्रोसीजर ही नहीं परफॉर्म करें, हम और भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। हम और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? पिछले साल के वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लेंगे, पिछले साल के वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लेंगे। क्यों रिव्यू करेंगे? पिछले साल के वर्किंग पेपर से क्या मिलेगा? वे पिछले साल भी तो रिलेटेड पार्टी थे, वो हम कंपेयर कर लेंगे। कोई रिलेटेड पार्टी पिछले साल वाली है, कोई कमी बेशी तो नहीं है। कमी बेशी है तो पूछेंगे क्लाइंट से। आपको याद है सब्सटैंटिव प्रोसीजर में, कंटीजेंसीज में भी हमने एक इसी तरह का प्रोसीजर परफॉर्म किया था कि पिछले साल की कंटीजेंसी जो है फॉलो अप करें वो इस साल आ रही है कि नहीं, और अगर उनमें कमी बेशी है तो वो क्यों है, क्या इस साल केस का फैसला हो गया? अगर केस का फैसला हो गया ठीक है, फिर उसका निकलना बनता है, और कोई नया केस है तो उसका ऐड हो जाए। तो उसी तरह रिलेटेड पार्टी को पिछले साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं ताकि पता चल जाए पिछले साल के मुताबिक रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। अच्छा, अगर पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकते, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी कंपोनेंट ऑडिटर से। कंपोनेंट ऑडिटर कौन होता है? ब्रांच वगैरह का ऑडिटर। हो सकता है हमें हेड ऑफिस में किसी रिलेटेड पार्टी का पता ना चल सके, वो ब्रांच लेवल पे किसी कंपोनेंट ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी का पता चल जाए, उससे भी पूछ सकते हैं। डायरेक्टर से इंक्वायर करेंगे क्या कि आपकी किसी और कंपनी के साथ एफिलिएशन है, कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशनशिप किसी और कंपनी के साथ है। डायरेक्टर कहेगा सर एफिलिएशन का मतलब समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहेंगे एफिलिएशन का मतलब ये है, क्या आप इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हैं? क्या किसी और कंपनी में भी आपके 20% या उससे ज़्यादा के शेयर्स हैं? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे एसोसिएटेड कंपनी आइडेंटिफाई हो जाएगी। आपको याद है ना, एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो, या दूसरी कंपनी में 20% ज़्यादा शेयर्स हों, एसोसिएटेड कंपनीज बन जाते हैं। तो ये हम डायरेक्टर से इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये डायरेक्टर हमें बताएगा। यहां से रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई। अभी तक हमने 5 प्रोसीजर पढ़े, किस चीज के? ये इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होकर डिस्क्लोज हो गए कि नहीं। 5। पहला प्रोसीजर क्या? क्लाइंट से लिस्ट ले। दूसरा प्रोसीजर क्या? क्लाइंट के प्रोसीजर्स समझे और उनके कंट्रोल समझे। तीसरा प्रोसीजर क्या? पिछले साल के वर्किंग पेपर देखे। चौथा प्रोसीजर क्या? प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर से इंक्वायर किया। 5वां प्रोसीजर क्या? डायरेक्टर से की मैनेजमेंट से एफिलिएशन पूछी किसी दूसरी कंपनी। आप नोट कीजिए, इन 5 स्टेप्स में एक बात कॉमन है, ऑडिटर चाह रहा है उसे पक्की पकाई खीर मिल जाए, रेडीमेड इंफॉर्मेशन। अभी तक उसने खुद से हाथ पैर नहीं मारे, कोई इधर से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया, इधर से ढूंढ लिया, खुद से भी हाथ। अब देखिए 6ठा प्रोसीजर, खुद से हाथ पैर मारा। कहता है खुद भी तो देखो, किसको? कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड को, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड देखो जिसको पढ़ने से तुम्हें पता चल जाए ये रिलेटेड पार्टी है। भाई कौन सा डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड होगा जिसको पढ़ने से पता चल जाएगा रिलेटेड पार्टी है? एग्जाम्पल दे रहा है। पहली एग्जाम्पल कह रहा है बैंक को जो कंफर्मेशन लेटर भेजा था उसको पढ़ो। हमने कहा वहां से रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई? कहता भूल गए, वो जो इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं बैंक से, उसमें एक इंफॉर्मेशन ये भी थी कि गारंटी, लेटर ऑफ गारंटी। अगर गारंटी इशू की है, अगर हमारे क्लाइंट ने किसी दूसरी कंपनी को बैंक गारंटी इशू की है, बैंक हमें बता देता है, तो क्या गारंटी किस अनरिलेटेड पार्टी की इशू करते हैं? रिलेटेड पार्टी की इशू करते। तो जिसकी गारंटी इशू की होगी कंफर्म है वो रिलेटेड पार्टी होगी। क्यों भाई? ऐसा ही है ना, गारंटी तो रिलेटेड पार्टी की इशू करता। बैंक कंफर्मेशन से रिलेटेड पार्टी कैसे होगी पता चल गया। लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, उससे क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं नॉर्मली कि जो लीगल केसेस हैं वो बता दो हमें और उनका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है वो बता दो। लॉयर से आप रिलेटेड पार्टी क्लाइंट के स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ सकते हैं। मुझे बताइए जो होल्डिंग कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी,
जिनमें शेयर होल्डिंग वगैरह है, क्या ये लीगल स्ट्रक्चर लॉयर को पता होगा कि इस कंपनी की होल्डिंग कौन सी है, सब्सिडरी कौन सी है? ये सारा लीगल स्ट्रक्चर लॉयर को क्लियर होता है। लॉयर ओपिनियन दे रहा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से करें। तो लॉयर्स का कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, उससे भी इंक्वायर कर लें, उससे भी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़े। किसकी मीटिंग के मिनट्स? छोटी मोटी मीटिंग के मिनट्स? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स, 2 चाबी गवर्नर और किसके? शेयर होल्डर के। मिनट से कैसे पता चलेगा रिलेटेड पार्टी का? उनकी डिस्कशन हुई होगी। और याद है बिजनेस लॉ में एक कंसेप्ट था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी होती है ना, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उसमें लिखा हुआ था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, वो पता चल जाएगी आपको। और वो मेंबर्स की मीटिंग में अप्रूव होने से पहले डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी वो डिस्कस होती है, अप्रूव होती है, फिर मेंबर्स में को सेंड की जाती है जनरल मीटिंग में अप्रूवल के लिए। तो हमें कह रहा है कि बैंक एंड लीगल कंफर्मेशन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ मेंबर्स एंड 2 चाबी गवर्नर्स, ये तो लाजमी देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहे हैं कुछ और डॉक्यूमेंट से भी इंस्पेक्ट करते हुए आपको रिलेटेड पार्टी समझ आ जाएंगे। मेरा भाई कोई लहदा लेक्चर चल रहा है पीछे, अच्छा चले कोई बात। तो रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करो। कौन से रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करो? अभी क्या बताया, कौन कौन से रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना है? मेरा भाई बताया, यही ऑडिटर ने कौन से रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना है? बीआरएस को, लीगल कंफर्मेशन को और बैंक कंफर्मेशन को। कंफर्मेशन लेटर कौन से? जो डेटर्स क्रेडिटर को सेंड करते हैं, जो बैंक को सेंड करेंगे, जो लॉयर को सेंड करेंगे। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग, किसकी मीटिंग के मिनट्स? डायरेक्टर्स के और शेयर होल्डर के। और कह रहे थर्ड पार्टी को, ये तो हो गए अहम वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कहते हैं दूसरी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी बाकी कौन सी रहेगी? थर्ड पार्टी बाकी कौन सी रहेगी? थर्ड पार्टी डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं। और कौन सी पार्टी है जिनको कंफर्मेशन सेंड करते हैं? भाई 4 पार्टीज होती हैं, 2 ऊपर कवर कर दी, नीचे 2 ही रहेगी, डेटर क्रेडिटर। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी? अगर डेटर आपको कह दे मुझे राइट टू रिटर्न दिया गया जो नॉर्मली नहीं दिया जाता, मुझे कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया गया जो नॉर्मली नहीं दिया जाता, तो ये किस वजह से दिया गया होगा? रिलेटेड पार्टी होगी तभी तो दिया गया होगा। तो हमने थर्ड पार्टी कंफर्म। टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न से कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है? टैक्स में शायद आपने पढ़ा, हमारे ज़माने में होता था कि ग्रुप टैक्सेशन, कि अगर आप एक ही ग्रुप पे होल्डिंग सब्सिडरी है तो एक कंपनी का लॉस दूसरी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ आप क्लेम कर सकते हैं। ये अगर टैक्स पड़ा है तो इस तरह की चीज़ बड़ी हो गया। तो इनकम टैक्स रिटर्न से पता है, जाहिर है जिसका लॉस सेट ऑफ किया गया होगा कोई रिलेटेड पार्टी होगी, चलती फिरती कंपनी का थोड़ी लॉस सेट ऑफ किया गया होगा। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, रजिस्टर लॉ में पढ़ा होगा आपने, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर भी बनता है डायरेक्टर, जिसमें शेयर होल्डर के नाम आते हैं और क्या आता है आगे, उनके कितने % शेयर होल्डिंग है। तो जिसके 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हुई वो एसोसिएटेड बन जाएगा। और डायरेक्टर्स तो वैसे बाय डिफॉल्ट जो एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी होते हैं ना, तो डायरेक्टर्स के नाम। पब्लिश डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए, कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले सालों की, भाई उनमें रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं होगा, वो पढ़ लो। वैसे तो हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी पूछ रहे थे, लेकिन आपको पता है प्रीडिसेसर ऑडिटर पे लाजिम नहीं होता कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसका दिल है, डिस्क्रिशन है उसकी, चाहे कर दे चाहे ना कर। तो पिछले साल की फाइनेंशियल और प्रॉस्पेक्टस भी तो पब्लिश डॉक्यूमेंट होते हैं। प्रॉस्पेक्टस में डायरेक्टर के नाम नहीं लिखे होते क्या? इन्वेस्टमेंट किस किस जगह पे की हुई है, आगे किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये प्लान लिखे होते हैं प्रॉस्पेक्टस में। तो पब्लिश डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम जो हमने किए ये किस लिए किए? ये सर नहीं हो कुछ, ये किस लिए सारे काम किए? रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी हो जो मैनेजमेंट ने ना बताई हो,
या दूसरे लफ्जों में ये इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गए, डिस्क्लोज हो गए सारे के सारे। मैं भूल गया प्रोसीजर, जरा मुझे फिर से प्रोसीजर बताइए। इधर नहीं देखना बाप ने, इधर नहीं देखना, इधर देखे। फिर से प्रोसीजर बताइए मुझे। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ये इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होकर डिस्क्लोज हो गया कि नहीं, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लाइंट से लिस्ट लेनी है। स्टेप नंबर 2 क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करनी है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है लिस्ट को बनाने का, कंट्रोल्स क्या है इस लिस्ट को बनाने में। स्टेप नंबर 3 प्रीडिसेसर प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू कर लें। स्टेप नंबर 4 प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछ लें या कंपोनेंट ऑडिटर से पूछ लें। स्टेप नंबर 5 इंक्वायर करें डायरेक्टर से, की मैनेजमेंट से, क्या एफिलिएशन विद अदर कंपनीज। स्टेप नंबर 6 खुद भी हाथ पैर मारो, इंस्पेक्ट करो। किसको इंस्पेक्ट करें? सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बतानी है, बैंक कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर एंड दोष ऑफ गवर्नेंस। फिर उसके बाद छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स भी बतानी है। वो कौन सी हैं? इनकम टैक्स रिटर्न, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, पब्लिश डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रोस्पेक्टस और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। क्लियर हो गए? ओ भाई बातें कर रहा था मेरे भैया। बताइए ये इंश्योर करने के लिए कि क्या सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दी गई हैं, ये इंश्योर करने के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ये नहीं कहना ये वाले, हाँ इधर मेरी तरफ देख के बताना। सबसे पहले क्या करेगा? लिस्ट करे, ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से। स्टेप उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा क्लाइंट के प्रोसेस की और कंट्रोल्स की लिस्ट बनाने में उन्होंने क्या प्रोसेस कंट्रोल्स लगाए। शाबाश। पिछले साल के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करेगा, उसमें लिस्ट आ रही होगी। स्टेप नंबर 4 शाबाश, बिल्कुल प्रीडिसेसर ऑडिटर या कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा। स्टेप नंबर 5 एफिलिएशन इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, डायरेक्टर से कि किसी और कंपनी में उनकी एफिलिएशन है तो बता दे। स्टेप नंबर 6 में इंस्पेक्ट करेगा रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट। भाई कौन कौन से रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगा? पहले बैंक कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन, दूसरे नंबर पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर, फिर इसके बाद अदर रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट। अदर रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स में क्या? थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, और कौन सी? इनकम टैक्स रिटर्न और पब्लिश डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर एंड डायरेक्ट। पब्लिश डॉक्यूमेंट्स की क्या एग्जांपल है वाला? प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोस्पेक्टस। ये समझ आ गया प्रोसीजर। ये प्रोसीजर किस लिए थे? रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हो सकता है मैनेजमेंट ने ना आइडेंटिफाई की हो। अच्छा ये हो गया हमारा ये प्रोसीजर। ये हमने हर ऑडिट में लाजमी परफॉर्म करने होता है। अब ये जो आगे 4 एरियाज हैं, ये सारे के सारे है इफ के साथ। इफ के साथ यानी मतलब क्या कि अगर ये सिचुएशन आइडेंटिफाई होती है फिर ये काम करना है। अगर ये सिचुएशन आइडेंटिफाई हो फिर ये काम करना है। अगर ये सिचुएशन हो फिर ये काम करना है। अगर ये सिचुएशन हो फिर ये काम करना है। ये वाले प्रोसीजर तो हमने हर ऑडिट में परफॉर्म करना है ना। चाहे क्लाइंट ये कह रहा हो नहीं नहीं सर हमारी कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, हम कहेंगे भाई यही तो ढूंढना है हमने, है कि नहीं है। तो ये तो हर ऑडिट में प्रोसीजर परफॉर्म होंगे। ये किसी ऑडिट में होंगे, किसी जो सिचुएशन जिस ऑडिट में हुई तब वो प्रोसीजर परफॉर्म करने। यानी ये क्या प्रोसीजर है? अगर आपको इन प्रोसीजर से कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है फिर ये काम करेंगे, और अगर कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं होती फिर ये काम नहीं करेंगे। अगर आपको प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए पता चले कि कोई ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वरना ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपको पता चले कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि हमारी तो रिलेटेड पार्टी के साथ सारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे होती हैं, फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वरना प्रोसीजर परफॉर्म।
अगर आपको पता चले कोई रिलेटेड पार्टी है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के साथ, फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वरना ये प्रोसीजर परफॉर्म, तो ये एक तरह से हो गए कंडीशनल प्रोसीजर। अगर रेलिवेंट कंडीशन एग्जिस्ट करती है प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वरना नहीं। ये प्रोसीजर तो हमने हर ऑडिट परफॉर्म करना है। यहां तक क्लियर? ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, किस लिए किए थे? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होने से रह तो नहीं गया। अब सुनिए, आई कैप का नया तरीका है वारदात, स्टूडेंट को फेल करने वाला है, स्टूडेंट को फेल करना। वो क्या है? ओन और टू, ओन और टू। आपने ये तो ऑडिट का लेक्चर चल रहा था, ये किधर फंक्शनल इंग्लिश में आ गए हम। ये तो ओन और टू, ये इंग्लिश में गलतियां होकर ना फ्रेज के साथ यूज होता था, है ना। अब आई कैप इन दो अल्फाज को, देखने में छोटे से अल्फाज है, इन अल्फाज को यूज कर रहा है स्टूडेंट को फेल करने के लिए। अब वो कैसे, सुने जरा। व्हाट प्रोसीजर शैल बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। पहला ये, व्हाट प्रोसीजर शैल बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी। स्टूडेंट कहता है ये टू ऑन तो कोई लफ्ज ही नहीं होते, इन पे तो सारी जिंदगी गौर नहीं किया हमने, ठीक है। वो क्या रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करनी है, ये छाप आता है, हालांकि उसने लफ्ज क्या लिखा था, ऑन। ऑन का मतलब क्या है? रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, अब क्या करोगे? स्टूडेंट आगे कहा सर पेपर तो बेहतरीन हुआ था, पता नहीं ये पास क्यों नहीं हो सके। और भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं गौर से पढ़ी, रिक्वायरमेंट का एक एक लफ्ज हुआ, पूरे क्वेश्चन को वैसे तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, रिक्वायरमेंट को 2-3 दफा पढ़ना चाहिए। आगे चल के कंसेप्ट आएगा, व्हाट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड वाले चैप्टर में आएगा, टू आइडेंटिफाई। और एक दूसरा क्वेश्चन होगा, व्हाट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। सुनिएगा सर ये तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। भाई एक क्वेश्चन नहीं है, फर्क किस चीज का है? ऑन का और टू का। टू का मतलब क्या है कि ये अभी फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है, जो काम करना है अभी, इसके लिए क्या करोगे। ऑन का मतलब क्या है? भाई हो चुका है, अब अगली कहानी बताओ क्या करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इसके साथ जब ये कंसेप्ट पूछेगा क्या लफ्ज इस्तेमाल करेगा, टू के ऑन, टू। और जब ये कंसेप्ट पूछना होगा उसने ऑन, तो अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग ए रिलेटेड पार्टी। ऑन आइडेंटिफाइंग, हमने ऑन को अंडरलाइन कर देना, यानी इसका मतलब क्या, ऑन आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अभी सुन लें क्या करना है, ये कौन सा मुश्किल है। सबसे पहले कंफर्म कर लेंगे वाकई रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। वो आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले, वो 3-4 दिन पहले वो खबर आ रही थी, पता नहीं किसी पाकिस्तानी का 80 करोड़ लॉटरी का इनाम निकला है। उससे 3-4 दिन पहले एक और खबर चल रही थी, चाइना की कोई न्यूज़ कास्टर थी, उसे लाइव जो है स्ट्रीमिंग के दौरान पता चला उसे कि उसका इनाम निकला है। तो किसने उसे बताया तुम्हारा 5 लाख का इनाम निकला है। वो इतनी खुश हुई, लाइव टीवी पे कहने लगी मैं लानत भेजती हूँ ऐसी नौकरी पे, जिसमें मुझे छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं देते, दिन रात काम करवाते हैं, आज के बाद मैं काम नहीं करूँगी। उसके बाद उसे पता चला आधे घंटे बाद इनाम निकला तो ज़रूर था 5 लाख का नहीं 5,000 का। अब देखें ना इनाम और ना बेचारी नौकरी पे आने जोगी रही। मुझे ये बताइए, हमें भी अगर कोई रिलेटेड पार्टी सामने आ जाए, फौरन सारी दुनिया को बताना शुरू कर दे, और ये देखें रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली हमने, कि पहले कंफर्म कर लें। कंफर्म कहाँ से करेंगे, कंफर्म कहाँ, भाई डॉक्यूमेंट से, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होगी। तो जब कभी रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई, अच्छा वैसे है सिचुएशन अजीब सी कि क्लाइंट सारे साल में वो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं कर सका, हमने एज ऑडिटर 1.5-2 महीनों में रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली है। क्लाइंट का बिछड़ा भाई ढूंढा किसने, हमने। भाई ये वो सिचुएशन है,
ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की ऐसी रिलेटेड पार्टी जो क्लाइंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थे। सबसे पहला क्या करना है काम, कंफर्म कर ले डॉक्यूमेंट से वाकई रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। फिर उसके बाद सारी टीम को इकट्ठा करें, उन्हें कम्युनिकेट करें। किस लिए, ताकि शाबाश मिले हमें। नहीं, वो भी मकसद होता है शाबाश मिले सीनियर से, लेकिन आरटी स्टैंड कहता है इसलिए इकट्ठा करें, सबको कम्युनिकेट करें ताकि उन्हें पता चल जाए ये नई रिलेटेड पार्टी आ गई है। हो सकता है इसकी रिलेटेड ट्रांजैक्शन दूसरे एरियाज में भी आ रही हो, तो उनको पता होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 में कंफर्म किया रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, सारी टीम को कम्युनिकेट करें। स्टेप नंबर 3 में क्लाइंट को बुलाएंगे, एक लगाएंगे उसे। होगा सर मुझे क्यों लगाई, हमने कहा भाई तुम तो यहाँ पे कह रहे थे हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमारा बड़ा अच्छा कंट्रोल्स है, तो बताइए क्यों आपका सिस्टम और कंट्रोल इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे क्यों फेल हो गए इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप सारा साल काम करते रहते हैं, ठीक है, आप वो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं कर सके, एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं। हम 2-3 महीने के लिए आते हैं और वो भी सैंपल बेस से काम करते हैं, फिर भी हमने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, आपने आइडेंटिफाई नहीं की, क्यों नहीं की। क्लाइंट कहेगा सर इस पे वाकई एक और बनती है, एक और लगा दिया हम कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारे लिए एक और सजा सोची हमने। वो क्या, अब रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई कर ली, तुम जाओ और इसकी सारे साल की ट्रांजैक्शन जो है ढूंढ के लाओ, इसके साथ क्या हुई। क्लाइंट 1.5-2 हफ्ते बाद हम तक सर दिन रात एक करके मैंने इस रिलेटेड पार्टी की सारी के सारे ट्रांजैक्शन हमें क्या उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि ये एक्यूरेट कंप्लीट ट्रांजैक्शन है कि नहीं। बिल्कुल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे हम, और फिर हम शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है एक ही रिलेटेड पार्टी थी जो क्लाइंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, वो हमने कर ली, अब सारी रिलेटेड पार्टी बिल्कुल फिट हो गई। ऐसे कहेंगे, हाँ शुक्र जरूर अदा करेंगे अल्लाह ताला का, लेकिन फिर ये सोचेंगे कि अगर एक रिलेटेड पार्टी स्किप हो सकती है तो हो सकता है और भी रिलेटेड पार्टी हो जो स्किप हो गई हो। हमारा रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कभी पता चल जाए ये ट्रांजैक्शन जानबूझ के छुपाई गई थी, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाएगा। जी क्लियर हुआ, सारे प्रोसीजर समझ आ गए। तो बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे हम टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। हाँ ये वाले करेंगे, शाबाश। टू रिलेटेड, ठीक है, टू ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी। क्या प्रोसेस, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, कंफर्म कर लेना वाकई रिलेटेड पार्टी है कि नहीं शोर मचाने से पहले। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, टीम को कम्युनिकेट करना है। स्टेप नंबर 3 में क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे क्यों आपके कंट्रोल्स फेल हो गए। स्टेप नंबर 4 में क्लाइंट से कहेंगे जाओ ट्रांजैक्शन सारी ढूंढ के लाओ। स्टेप नंबर 5 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करेंगे। स्टेप नंबर 6 में रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी लिस्ट इंक्रीज हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 में रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज होएगा अगर इंटेंशनल हो। जब हम ये प्रोसीजर्स ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी पढ़ रहे थे तो प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी में भूल गया। तो अब इधर देखे बगैर जरा मुझे बताइए प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी आइडर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये इंश्योर करने के लिए। सबसे पहले लिस्ट ले ली, स्टेप नंबर 2 में कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की, सिस्टम क्या कंट्रोल्स किया। स्टेप नंबर 3 में प्रीवियस ईयर की ऑडिट फाइल को इंस्पेक्ट किया। स्टेप नंबर 4 में प्रीडिसेसर आइटर कंपोनेंट आइटर कम्युनिकेट किया। 5 में डायरेक्टर से इंक्वायर किया एफिलिएशन विद अदर एंटिटीज। स्टेप नंबर 6 में डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट किया। सबसे पहले अहम वाले बताइए, बैंक कंफर्मेशन और लॉयर कंफर्मेशन और मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड 2 शाबी गवर्नेंस। और अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, इनकम टैक्स रिटर्न, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जांपल कौन सी है, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जांपल कौन सी है, पब्लिश डॉक्यूमेंट की, सॉरी पब्लिश डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉस्पेक्टस।
अगर ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, कंफर्म करेगा और टीम को कम्युनिकेट करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सके, कहेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर और सारी ट्रांजैक्शन ढूंढ के लाओ, फिर सब्सटेंटिव पर परफॉर्म करेगा, रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस और रिस्क ऑफ फ्रॉड भी अगर इंटेंशनल हो। भाई कोई मसला है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बस जो कंसेप्ट आई कि आपके फेवरेट है सो फेवरेट है, ये भी हो गया हमारा कंसेप्ट और ये भी। अब चलते हैं क्या, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2 ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी की, है कल आया नहीं था, साथ ही मजबूरियां शुरू हैं। क्या थी, एक थी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन, एक थी हाँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की। जैसे हाँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, जैसे लोन लेना देना या शेयर कैपिटल इशू करना, बताइए। हाँ नहीं, एक थी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन, वो कौन सी, सेल परचेज वाली। दूसरी को अब नॉर्मल नहीं कहना, उससे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब नॉर्मल नहीं कहते, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एग्जांपल क्या है, जैसे लोन देना, लोन लेना, रीपे करना, शेयर कैपिटल इशू करना, एक्वायर करना, यह ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। इस कंसेप्ट का ये ट्रांजैक्शन समझ आ गई आपको, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शन जो नॉर्मली रूटीन नेचर में वो बिजनेस नहीं करता। इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे ये कंसेप्ट समझ आएगा। आज से कोई 15-20 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम लॉन्च की, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्हें इंसेंटिव क्या दिया जाएगा कि अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो उन्हें 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। मार्केट में बोरिंग रेट चल रहा था कोई तकरीबन 10%, 2%, जाहिर है कम कॉस्ट पे लोन मिलेगा तो उनके लिए आसानी है, कॉस्ट कम होगी, इंटरनेशनल मार्केट में वो कम्पीट कर सकेंगे। अब जो टेक्सटाइल कंपनी थी जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, सबको तो पैसे नहीं चाहिए होते, कुछ जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, उनके पास अपना फाइनेंस अवेलेबल है, कुछ के पास अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जिनको पैसे नहीं चाहिए थे उन्होंने भी कहा यार बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, उन्होंने भी लोन ले लिया। अच्छा, जब लोन लिया तो उन कंपनीज के सीएफओ ने कार्रवाई क्या की, सीएफओ ने एक अपने भाई की या किसी ना किसी रिलेटिव कोई और कंपनी बनाई, उसमें किसी भाई या रिलेटिव को कंट्रोल करने के लिए बिठा दिया, ओनर के तौर पे या डायरेक्टर के तौर पे। और जिस टेक्सटाइल कंपनी ने लोन लिया था उसी लोन को, जो 2% पे लिया था, उसी लोन को 3% पे उस रिलेटेड पार्टी वाली कंपनी को दे दिया लोन। अब रिलेटेड पार्टी वाले ने, जो दूसरी कंपनी थी, उसने 3% पे लोन लिया, तो क्या किया भला, वो असल में और कंपनी कुछ भी नहीं करती थी, वो सिर्फ ये लोन लेने के लिए बनाए गए थे। उसने वो लोन बैंक में दोबारा जमा करवा दिया। अच्छा, डिपॉजिट पे रेट तकरीबन 8% चल रहा था और 5% पर मंथ, वो 8% बैंक से आता था, 5% वो कंपनी खुद रखती थी, 3% टेक्सटाइल वाली को दे देती थी। सारे खुश, बैंक वाले भी खुश, टेक्सटाइल कंपनी वाले भी खुश कि 1% का प्रॉफिट आ रहा है, और रिलेटेड पार्टी तो वो खुश ही खुश। हुआ क्या फिर, बाद में जब 1.5-2 साल गुजरे, स्टेट बैंक ने थोड़ा स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करता है, उसने कहा यार हमने लोन कितना दिया है और एक्सपोर्ट कितनी बड़ी, पता चला लोन दिया 100 मिलियन, एक्सपोर्ट बढ़ी है 20 मिलियन। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, भाई बकिया पैसे गए किधर, भाई उसका भी तो एनालिसिस था ना। वो इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने कहा बस अब कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम नहीं, फारग सारा कुछ बंद। लेकिन मुझे ये बताइए, स्टेट बैंक को तो बाद में पता चला, क्या ऑडिटर जो है वो इस तरह के फ्रॉड का पता लगा सकता है? बिल्कुल, बड़े भाई क्या काम करे तो उसको फ्रॉड का पता चल जाएगा, बहुत आसान। जब कभी उससे पहले तो बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थी?
बिल्कुल थी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एक टेक्सटाइल कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है लोन देना, ये तो बैंक का काम है। अगर टेक्सटाइल कंपनी किसी को लोन दे, ये इलीगल नहीं है। ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ये मतलब नहीं इलीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन रूटीन से हटके, ठीक है। वैसे तो इजाजत दी है कंपनीज एक्ट ने भी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, वो यही कंसेप्ट है कि एसोसिएटेड कंपनी को लोन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चूंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसके ऊपर ऑडिटर को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि नहीं, कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करें, क्योंकि इनमें रिस्क होता है। बल्कि रिस्क क्या, तकरीबन 90% से ज्यादा कंफर्म होता है कोई ना कोई रिलेटेड पार्टी होगी। आम पार्टी के साथ तो हम हट के कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते ना, रूटीन से आउट ऑफ द वे जाके कोई फेवर नहीं देते। तो ये क्या करना है, सबसे पहले हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए क्या, मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शेयर होल्डर के। भाई डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को पता है कि नहीं कि सीएफओ ये कार्रवाई कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उनको पता ही नहीं और सीएफओ जो है लोन सारा आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो हम इस ट्रांजैक्शन, इस तरह की ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसके मिनट्स को, डायरेक्टर्स के मीटिंग को और शेयर होल्डर की मीटिंग को इंस्पेक्ट, किस लिए इंस्पेक्ट करेंगे इनकी मीटिंग के मिनट्स, इन्होंने अप्रूवल दी है कि नहीं दी। फिर इसके बाद इवेल्युएट करना क्या, काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, क्या इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसे ट्रेड रिसीवेबल के साथ अदर रिसीवेबल के नाम से उसमें ऐड कर दिया, भाई इसका तो अलग से डिस्क्लोजर आना चाहिए, रिलेटेड पार्टी है ना। अगर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में इस लोन को छुपा दिया जाए, अलग से डिस्क्लोज ना किया जाए, तो क्या बाकी डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, स्टेट बैंक, बाकी दुनिया को पता चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। तो हमने देखना है कि क्या इसको प्रॉपरली काउंटिंग एंड डिस्क्लोज किया गया कि नहीं। फिर हमने इंश्योर करना है क्या, मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन इज कंसिस्टेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन इज कंसिस्टेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मैनेजमेंट से पूछेंगे भैया ये लोन क्यों दिया है उसको, वो बैंक से जाके लोन नहीं ले सकता क्या दूसरी कंपनी, आपने क्यों लोन दिया। कहेगा सर असल में इसलिए लोन दिया क्योंकि हम इनसे माल खरीदते हैं और इनके पास पैसे कम थे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए, हमने इन्हें एडवांस के तौर पे पैसे दिए, हमने लोन नहीं दिया। मैनेजमेंट को इस तरह की एक्सप्लेनेशन हमें देगी। क्या हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ कंफर्म करना चाहिए कि मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल। और फिर देखेंगे वैल्यूएट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, कि कहीं ये फ्रॉड के लिए तो सारी ट्रांजैक्शन नहीं की गई, ठीक है। अब अगर उस वक्त ऑडिटर इस तरह की ट्रांजैक्शंस को देख के सोचते, जरा सा भी सोचते, उन्हें फौरन पता चल जाता, सोचा भी होगा उस वक्त ऑडिटर ने, ठीक है। लेकिन हमने इन ट्रांजैक्शन को जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इनको ध्यान से चेक करना है। भाई क्या चेक करना है इनमें, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, और क्या चेक करना है कि इनकी प्रॉपर अकाउंटिंग और अप्रूवल, पहले चेक कर रहे हैं अप्रूवल हो गया कि नहीं, दूसरे में डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। फिर मैनेजमेंट से रीजनिंग भी होनी चाहिए ना उसकी, ट्रांजैक्शन की रीजनिंग इंक्वायर करेंगे कि मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से कंसिस्टेंट है कि नहीं। और एंड में वैल्यूएट करेंगे कहीं फ्रॉड करने के लिए आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं की गई। ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट असर्शन ऑफ आर्म्स लेंथ बेसिस, अगर मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दिया, क्या लिख दिया कि हमारी सारी रिलेटेड पार्टी के साथ सारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है, तो फिर हमने कंफर्म करना है बाकी आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ये बात नहीं लिखती, अगर मैनेजमेंट ये नहीं लिखती कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ आर्म लेंथ बेसिस पे है, तो फिर हमने इसको वैल्यूएट नहीं करना। यानी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे होनी चाहिए, लेकिन हमने चेक कब करना है, जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये असर्शन दी होगी, वरना नहीं। वरना आपको पता है कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, वो गाड़ियां 3-4 साल पुरानी होती है, बुक वैल्यू पे डायरेक्टर को दे देती हैं। 3-4 साल पुरानी गाड़ी की जो बुक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू नॉर्मली ज्यादा होती है,
ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन रेट चल रहा है, वो टैक्स में कितना होता है गाड़ी व्हीकल का डेप्रिसिएशन रेट 15%, 15, यानी तकरीबन 7 साल बाद वो गाड़ी की बुक वैल्यू जीरो हो जाती है। 10 साल भी लगा ले, काउंटिंग के मुताबिक 10, अगर पॉलिसी और बुक वैल्यू पे गाड़ी डायरेक्टर को बेच देंगे तो बताइए एक जो मॉडल आज लॉन्च हुआ है 10 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है मार्केट में, क्या तकरीबन आधी को वैल्यू तो रहती है उसकी फिर भी। तो इसीलिए कुछ कंपनी की पॉलिसी होती है। तो अगर तो कंपनी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा हुआ ना कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो फिर हमने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हैं, तो हमने वैल्यूएट करना होगा क्या वाकई आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? मार्केट रेट के साथ। लेकिन हर एसेट की मार्केट नहीं होती, आपने काउंटिंग में शायद पढ़ा होगा। तो जिन एसेट की मार्केट नहीं है क्या करें? कोई मोनोपोली भी तो होती है ना। अगर एक कंपनी मोनोपोली है, मार्केट में सिर्फ वही चीजें सेल कर रही है, अब तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही जिससे मार्केट वैल्यू पता चल सके। अब क्या करें? कहते हैं दूसरी बात, अगर कोई कंपनी अनरिलेटेड पार्टी को भी उन्हीं टर्म्स पे बेच रही है जिन टर्म्स पे रिलेटेड पार्टी, तो उसका मतलब है दोनों सेम आर्म लेंथ बेसिस है। फर्ज कीजिए बेचने वाला भी एक, खरीदने वाला भी एक, एक्सट्रीम केस, अनरिलेटेड पार्टी भी कोई नहीं है। अब क्या करें? एक्सपर्ट को बुला ले, वो आके वैल्यूएट कर देगा कि आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। क्लियर हुआ है? आखिरी कंसेप्ट आज, अभी तक कितने कंसेप्ट पढ़े हमने? सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा कि रिलेटेड टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, फिर उसके बाद प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को क्या करना है। 3 प्रोसीजर थे, 4 थे। किसके प्रोसीजर वाला? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हमने अप्रूवल देखनी थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख के, फिर उसके बाद देखना काउंटिंग का डिस्क्लोजर है कि नहीं पूरे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, और फिर इवैल्यूएट करना था कहीं फ्रॉड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ 4 थे, बिल्कुल 4 थे, 3 नहीं थे। फिर हमने देखा कि अगर मैनेजमेंट ने लिखा हो कि ट्रांजैक्शंस आर्म लेंथ बेसिस पे हैं, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे? मार्केट के साथ कंपेयर करो, मार्केट नहीं है तो अनरिलेटेड पार्टी से कंपेयर करो, अनरिलेटेड पार्टी भी नहीं है तो। अब आते हैं रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। एक होती है रिलेटेड पार्टी सिंपल, कल की डेफिनेशन याद है? उसमें सिंपल लिखा जिसका इन्फ्लुएंस हो, जिसका भी इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। देखिए सिंपल इन्फ्लुएंस होना और बात है, वो भी रिलेटेड पार्टी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस होना और बात है। हमारे पे इन्फ्लुएंस बहुत से लोगों का होता है पर्सनल लाइफ में। अगर हम देखें हमारे वालिदैन का भी, बहन भाइयों का भी, चले स्पाउस का भी लगा लें, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ही का होता है, अब्बा जी का है। अनड्यू इन्फ्लुएंस उन्हीं का होता है ना, उनकी, वो सारे घर को वो मैनेज कर रहे हैं, घर के फाउंडर हैं वो, सारे घर को वो मैनेज कर रहे हैं। घर के सारे फैसले उनके पास जाते हैं अप्रूवल के लिए, घर के सारे। अच्छा वो जिस फैसले को चाहे वीटो कर दे, वीटो समझते हैं, कैंसिल कर दे, लेकिन उनके किए हुए फैसले को कोई चैलेंज नहीं करता है। आप कहेंगे अब्बा जी वो, अब्बा जी कहेंगे नहीं वो नहीं वो, आप आगे कुछ कह सकते हैं? हाँ आप कहेंगे वो वाली बाइक, वो कहेंगे नहीं वो वाली बाइक नहीं, ये वाली बाइक अच्छी है। हाँ ये है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। समझ आई? रिलेटेड पार्टी है जिसके आगे कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसी तरह क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कोई रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होती है? बिल्कुल होती है रिलेटेड पार्टी विद। वो कौन सी रिलेटेड पार्टी विद? जो उस कंपनी की फाउंडर भी हो और करंटली मैनेजमेंट का भी हिस्सा हो, उसे कहेंगे डोमिनेंट पार्टी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट। कौन? फाउंडर हो, करंटली मैनेजमेंट में भी की रोल प्ले कर रही हो, सारे के सारे बिजनेस प्रपोजल फाइनल अप्रूवल के लिए उसके पास जा रहे हो, वो चाहे तो दूसरे जो प्रपोजल्स हैं उनको वीटो कर दे, यानी दूसरों के सेंड किए प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर सकती है पार्टी,
लेकिन इसके प्रपोजल को कोई दूसरा रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसकी की हुई ट्रांजैक्शन को कोई दूसरा इंडिपेंडेंटली रिव्यू नहीं कर सकता, अप्रूव नहीं कर सकता, उसके पास जाते नहीं, अथॉरिटी नहीं है किसी और के पास। ठीक है, ये होती है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। कौन सी रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट, क्या निशानियां हैं उनके? हाँ, मैं इतना पूछा क्या निशानी है, पिछली क्लास में स्टूडेंट बोल उठा, कहने लगा सर उसके गाल पे तिल होगा। शाबाश। और ये कौन सी निशान? ऐसी कोई नहीं, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होगा रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, नहीं लिखा होगा। कैसे पहचानेंगे हम कि ये है? अच्छा, ये नॉर्मली इंडिविजुअल्स होते हैं, ये नॉर्मली इंडिविजुअल्स होते हैं। कैसे पहचानेंगे हम कि ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है? वो रिलेटेड पार्टी होगी फाउंडर एंड मैनेजर, वो फाइनल अप्रूवल दे रही होगी बिजनेस प्रपोजल्स के, बाकी सारे लोग फाइनल डिसीजन के लिए प्रपोजल इसके पास भेजेंगे, ये जिसको चाहे अप्रूव कर दे, जिसको चाहे वीटो कर दे, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन कोई और रिव्यू नहीं करेगा। यह है रिलेटेड। भाई कुछ कंसेप्ट समझ आया? अगर कंसेप्ट समझ आया तो रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल भी शेयर करते हैं। मैं कंपनी का नाम बताऊंगा, आपने रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस बताने हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, शाबाश। अच्छा, अगर जिंदा होता तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन, स्टीव जॉब। पाकिस्तान वाले सुनना, बहरिया टाउन है। अच्छा, अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी कुछ इस तरह का होता है, तो पॉलिटिकल सिस्टम की एग्जांपल है ना, एमक्यूएम लंदन, वापस है। पीडीआई, नहीं, हरीम शाह, नहीं है, शेख रशीद है। तो ये, हाँ जी, तो ये है इंडिकेटर, निशानियां कि कौन सी होंगी रिलेटेड पार्टी विद। अच्छा, अब हमारी ऑडिट पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर कोई रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, हमारी ऑडिट पे क्या इफेक्ट आएगा? अब देखें, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का होना एक फ्रॉड फैक्टर है, एक फ्रॉड फैक्टर। अब देखें, जिसके पास इतनी अथॉरिटी हो, बताइए वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे, कंपनी के अंदर कोई दूसरा बंदा है जो रोक सके? इसको नहीं रोक सके। वो मिनटों में कहेगा हाँ भाई ये 50 मिलियन उस कंपनी में ट्रांसफर कर दो, ये 100 मिलियन उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जो बंदा डिबेट करने की कोशिश करेगा उसे खड़े खड़े जॉब से निकाल देगा। इसीलिए कंपनी के अंदर तो कोई बंदा नहीं है जो इसको रोक टोक सके, लेकिन एक बंदा है, ऑडिटर जाके पूछेगा, नहीं जो मैं भी हूं जो तुम भी हो, हैं वो मैं सिर्फ हो। तो ये फ्रॉड फैक्ट। हमने क्या करना है फिर? हमने वो सारी ट्रांजैक्शन जिनमें ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है उनको वैल्यूएट करेंगे। क्यों वैल्यूएट करेंगे? क्यों खास तौर पे इनको चेक करेंगे? रिस्क ऑफ फ्रॉड है। भाई क्लियर हुआ कुछ? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन में डिस्कस कर लें। ताज़ा कंसेप्ट है। अभी पता है क्या होगा? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप कहेंगे सर ये है, ये मुझे पता चलता जाएगा सही जगह पे पहुंच रहे हैं। कल फिर चूंकि ये सारा मैटर हमारे सामने नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा फिर डिस्कस करना, ठीक है? वरना नॉर्मली आपको पता है मैं आपसे घर से रीडिंग करने के लिए कहता हूँ। 4 क्वेश्चन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में, चारों आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट द ऑडिटर में परफॉर्म in order to ensure the completeness of information provided by management about related parties। ये वाले प्रोसीजर सारे 6 नंबर है, कितने लिखेंगे? तो सारे लिख देंगे, सारे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, as the auditor of a listed company with a number of related parties, what steps would you consider as part of your audit planning to ensure that all related party relationship transactions are identified and disclosed in the financial statements? यही वाला है। तो कोई बात नहीं, छाप दे, सारे दे देगा 13 नंबर। हाँ, एक एक लाइन छोड़ के, हाँ आधे सफे पे दाएं तरफ हाशिया लगा दें, आधे बाएं तरफ लगा दें। क्वेश्चन नंबर 4,
ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने सिलेबस के मुताबिक इसलिए मार्क्स ज़्यादा हैं, करंट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ इतनी चीज़ें हैं, अभी वो इतने मार्क्स के साथ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफाई द प्रोसीजर दैट एन ऑडिटर शुड परफॉर्म टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर्स। तो जाहिर है ये लर्निंग ऑब्जेक्ट यही होगा, इस लर्निंग ऑब्जेक्ट वो क्वेश्चन थोड़ा ही होगा, वो तो सिर्फ आपको फेमिलियर करवाना है कि किस किस तरीके से पूछ सकता है। गिव एनी 3 ऑडिट, हाँ केस स्टडी से याद आ गया, इस चैप्टर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो स्टाइल ऐसा बनाता है जैसे केस स्टडी वाला। अच्छा, स्टाइल ऐसा बनाएगा, इंट्रो ऐसा देगा आपको कहानी का कि लगेगा केस स्टडी है, एंड में रिक्वायरमेंट क्या होगी, सीधी सीधी कि भैया अभी पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन 5, गिव एनी 3 प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। यही वाला है, आप बताएं, इनमें आप घूमेंगे। क्वेश्चन 6 में, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या हो सकते हैं? रिस्क ये चारों रिस्क ही है कि अगर रिलेटेड पार्टी हैं, हो सकता है मैनेजमेंट ने कंप्लीटली रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज ना किया हो सकता है कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जो अप्रोप्रिएटली अप्रूव काउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने असर्शन दी हो आर्म लेंथ बेसिस पे है लेकिन वो आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन ना हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। यही 4 रिस्क है। क्वेश्चन 7, ए शेड्यूल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अब आपने ढूंढना है चारों में से कौन सा है। शेड्यूल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट इंक्लूड्स 2 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन व्हिच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ठीक है। क्वेश्चन 8, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ ए लिस्टेड कंपनी कामिल लिमिटेड। Prior to completion of audit, you came across a prospectus issued by Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of NL. Director of KL is the, इसको तो अंडरलाइन करें, रिलेटेड पार्टी आगे के नहीं आई। However, the name of NL was not included in the list of related parties provided by KL. लेकिन KL ने इसका नाम रिलेटेड पार्टी में नहीं डाला था, हालांकि रिलेटेड पार्टी है। On being confronted, the management has advised that the name was omitted inadvertently as the appointment took place just 2 months prior to the year end. Describe your course of action in the above situation. पहला वाला बिल्कुल। Question number 9. On the audit of Babar Limited, you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for 6 months was settled by transfer of securities owned by BL. लोन लिया था उसको सेटल कर दिया, कैसे? सिक्योरिटीज इश्यू करके। इवेल्युएट द अबव सिनेरियो, इवेल्युएट का मतलब है ढूंढो कौन सी सिचुएशन है, सेकंड वाली, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। शाबाश, ये रूटीन वाली ट्रांजैक्शन नहीं है क्या भैया? रोज रोज थोड़ी लोन लेते हैं या रीपे करते हैं, सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं। 10, अल-शम्स लिमिटेड इज एन अनकोटेड पब्लिक कंपनी। अनकोटेड कौन सी होती है भला? अनलिमिटेड नहीं, अनलिस्टेड। A large part of its business is carried out with persons, organizations who are related to management or the shareholders. कह रहे ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड पार्टी के साथ किया जाता है इसका। A, state any 8 procedure which an auditor may perform for determining the existence of related parties or related party transaction. हाँ, तो ये तो उसने कहा हुआ है 8, ये तो 6 है। भाई ये 2 बना ले, इसके 2 बना ले, इसके 1 2 3 4 5 6 7 बना ले, ठीक है? या और कुछ भी नहीं, इसका एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये बना ले, ठीक है? वो ये तो सिर्फ पॉइंट, जो सब पॉइंट्स दिए जाते हैं ना, असल में ये आपको याद करवाने के लिए सब पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जरा कंसेप्ट बेहतर है। वरना असल में जब आप रीजनल स्टैंडर्ड वगैरह देखें उनमें तो ये अलग-अलग लाइनें होती हैं। नहीं। बी, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस
that may be indicative of dominant influence exerted by a related party. ठीक है, चलिए बिल्कुल जी। चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह।